मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो का लाभ उठाएं। तो जैसे दोस्तों आप लोग को पता है कि मैं कुछ दिनों पहले से आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा रहा था 2-3 लेक्चर से। तो मैं बीच में कुछ कारणवश से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन दोस्तों मैं अनुरोध करता हूं कि कल से मैं वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू डालता रहूंगा और बहुत जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। तो बच्चों आप लोग प्यार बनाए रखें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें बहुत ही लाभ मिलता है। तो आप लोग क्या करें, लाभ को मुहैया कराते रहें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से आगे बढ़ाता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी कि आप लोगों को पढ़ा दिया था, क्या पढ़ा दिया था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन दे दिया था। और दूसरे वीडियो में जो था कि मैंने 2-3 टॉपिक यानी कि पढ़ा दिया था 2 टॉपिक। और जो है कि मैं आज जो है कि फर्स्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट को पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है लॉ ऑफ मैकेनिक्स। क्या दिया हुआ है? तो लॉ ऑफ मैकेनिक्स हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा लॉ ऑफ मैकेनिक्स। लॉ ऑफ मैकेनिक्स हेडिंग डाल लीजिए अपने अपने कॉपी में, लॉ ऑफ मैकेनिक्स का। तो बच्चों लिखिएगा लॉ ऑफ मैकेनिक्स क्या होता है कि जैसा आप लोगों को पता है, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा द स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी मैकेनिक्स rigid body mechanics is based on the following 3 laws of mechanics। देखिए बच्चों, ऐसा कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लॉ तो यानी कि मैकेनिक्स में बहुत सारा होता है। जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ मोशन। बच्चों अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं वो स्टफ भी बताऊंगा, लेकिन देखिए यहाँ से हम लोग को लॉ ऑफ मैकेनिक्स में थोड़ा हटके पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल देखिए लॉ ऑफ मैकेनिक्स को किसने प्रतिपादन किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉ ऑफ मैकेनिक्स का प्रतिपादन यानी कि न्यूटन साहब ही किए थे। जिस तरीके से न्यूटन का 3 लॉ ऑफ मोशन है, उसी तरीके से मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मैकेनिक्स का भी 3 लॉज है। तो एक एक लॉ को हम लोग देखेंगे। देखिए जैसा कि यहाँ से मैंने इसलिए अलग अलग डिफिनेशन लिख के देता हूँ ताकि आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिले और क्वेश्चन आसानी से बना सकें। तो देखिएगा क्या है, कहता है स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी, यानी कि आप लोगों ने रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ लिया। मैंने चूंकि रिजिड बॉडी के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसके अकॉर्डिंग जो है कि 3 लॉज बनाया गया। 3 लॉ क्या क्या है उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो लिखिएगा फर्स्ट लॉ। क्या लिखिएगा? फर्स्ट लॉ लिखिए, ए पार्टिकल रिमेन in its position लिखिए रेस्ट और मोशन if the resultant force acting on the particle is 0। देखिए बच्चों इसमें से है कि कुछ आप लोगों को नया टर्म देखने को मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं, मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। देखिए लिखा हुआ ए पार्टिकल रिमेन इट्स पोजीशन, यानी कि कोई भी पार्टिकल, जैसे कि आप लोग भी क्या करते हैं कि आप लोग जिस स्थिति में रहते हैं आप लोग उसी स्थिति में रहना पसंद करते हैं जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल होता है। वही कहा था कि देखिए मैंने बताया था कि आप लोगों को बॉडी 2 कंडीशन में हो सकता है, या तो रेस्ट में भी हो सकता है या तो मोशन में भी हो सकता है। वही यहाँ पे कहा था कि कोई भी एक पार्टिकल जो है या रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहता है, या तो मोशन में है तो वह मोशन में रहना चाहता है। एक द रिजल्टेंट फोर्स, देखिए एक नया यहाँ से आ गया है चीज आपका है रिजल्टेंट फोर्स। क्या है? एक पॉइंट रिजल्टेंट फोर्स आ गया है। तो रिजल्टेंट फोर्स बोलता है कि
क्या होना चाहिए, उस बॉडी पर जो भी है, उस पार्टिकल पर जो भी रिजल्टेंट फोर्स होता है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड लॉ के बारे में देखते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या है, देखिए सेकेंड लॉ लिखिएगा। सेकेंड लॉ लिखा, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, या पार्टिकल लिखिए, बॉडी से ज्यादा बेटर होगा पार्टिकल, क्योंकि हम लोग पार्टिकल का डेफिनेशन भी जानते हैं। पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू द resultant force and in the same direction if the resultant force is 0। देखिए बच्चों, यहाँ से जैसे कि आप लोग को पता होगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, कि जैसे कि आप लोग उसमें पढ़े होंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। उसी तरीके से यहाँ से हम लोग को जानना पड़ेगा क्या, कि सेकेंड यहाँ से एक्सीलरेशन का चर्चा कर रहा है। एक्सीलरेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वही कहता है कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल का जो हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे, यानी ए का जो वैल्यू निकालेंगे वह क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, रिजल्टेंट फोर्स। मैंने बताया था कि आप लोग को रिजल्टेंट फोर्स नया पॉइंट है, इसको मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। रिजल्टेंट फोर्स का ये क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ना कि देखिए अगर पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है तो इसका भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, दोनों का प्रोपोर्शनलिटी यानी कि एक समान होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो उसी तरीके कहता है इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 0, यानी कि हम लोग जब r का वैल्यू निकालेंगे तो r का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो यह लॉ फॉलो करेगा, यह लॉ लगेगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को देखते रहिएगा। तो इस तरीके से मैं आगे आप लोगों को थर्ड लॉ के बारे में बताता हूँ कि थर्ड लॉ क्या है। तो थर्ड लॉ देखिएगा क्या है, हेडिंग डाल लीजिएगा कॉपी में कि थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ के बारे में लिखते हैं, लिखिएगा थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन द interaction bodies are in the same line of action, equal in magnitude, but acts in opposite direction। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग इस दीवार पे धक्के लगा रहे हैं, जितने जोर से थे दीवार भी हमारे ऊपर क्या करता है, धक्के लगाता है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए कह रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन द इंटरएक्शन बॉडीज, यानी कि इंटरेक्ट करने का मतलब जैसे कि माने हम यहाँ खड़े हैं, हम बोर्ड पे फोर्स लगा रहे हैं, बोर्ड भी हम पे फोर्स लगा रहा है, इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ जो जुड़ा हुआ है उसे क्या करना चाहिए, वो हम पर क्या करता है, आर इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन जहां पे करे एकदम बिल्कुल सेम लाइन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी पे कहता है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे माने हम 5 न्यूटन फोर्स लगाए तो भी हम पर 5 ही न्यूटन लगाएगा, लेकिन देखिएगा कि बोला बट एक्स इन अपोजिट डायरेक्शन,
देखिए बच्चों डायरेक्शन तो अपोजिट है, मैंने इधर से इधर पुश किया यानी कि अंदर की ओर धकेले, लेकिन दीवार पे हमारे इधर और फोर्स लगा रहा है, इसलिए कहता है कि अगर जैसे मान ये बॉडी हो गया, इधर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, अगर मान क्या करेगा इधर से फोर्स लगाएगा ये बॉडी हमारे ऊपर, इसी को हम लोग कहते हैं कि देखिए अगर ये 5 न्यूटन है तो ये 5 ही न्यूटन होगा, लेकिन क्या करता है कि डायरेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है कि लॉज ऑफ मैकेनिक्स खत्म होता है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें से 2 चीज हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, उसके बाद पढ़ना ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। इस तरीके से मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा, क्लियर करूंगा। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा फिर से उस टॉपिक को क्लियर करने का। तो बच्चों इस वीडियो में बने रहें आगे तक। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं आगे हेडिंग डालिएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, लिखिएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। क्या पढ़ना है इसमें बच्चों, आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। तो लिखिएगा इफ टू फोर्सेस, पहले लिख लीजिए बाद में समझाएंगे। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction, by the two adjacent sides of a parallelogram their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. Diagonal of the parallelogram which passes through their point of intersection. देखिए बच्चों मैंने ये पूरा डेफिनेशन आप लोग को लिख दिया है, तो बच्चों ये पूरे डेफिनेशन को आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे तरीके से उतार लीजिए। मैं थोड़ा सा दूर हो गया हूँ, आप लोग इसको लिखिए अच्छे तरीके से। देखिए मैं जो है इस डेफिनेशन को आप लोगों को बिल्कुल एक ही लफ्ज में याद करवा देता हूँ, आप लोगों को याद करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए लिखा हुआ था इफ टू फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम का निर्माण करेंगे यानी बनाएंगे। देखिए मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया। देखिए बच्चों
पैर क्या कहते हैं, इसमें से कहता है ना कि ये एडजेसेंट साइड का मतलब तो दो साइड जो है आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर ये साइड लिए तो इसके बाद हम लोग को इसी साइड का काम करना होगा, अगर इस साइड लिए तो इस साइड का काम करेंगे, ये साइड लिए तो यानी इस दोनों को साइड से, ठीक है। तो बच्चों वही यहाँ से कहा जा रहा है कि इफ टू फोर्सेस यानी कि दो फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है, इस पार्टिकल पे क्या हो जाएगा, देखिए इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर मानिए फोर्स लग रहा है, फोर्स मानिए क्यू लग रहा है, इसका डायरेक्शन देखिए ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। वही देखिए इसमें से कहा जा रहा है कि जो है कि इसमें से आप लोग को दिया हुआ रहेगा कि मैग्नेट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेलल, दोनों पैरेललोग्राम का हम लोग दोनों साइड लिए, बोला कि देयर रिजल्टेंट में भी रिप्रेजेंटेड। इसका देखिए रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट कहने का मतलब क्वेश्चन में आप लोग को बोल दिया कि डायगोनल ऑफ ए पैरेलल, यानी कि इस पैरेललोग्राम का देखिए डायगोनल तो यही होगा, ये डायगोनल को ही हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं जनरली। किसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो यही तय करेगा कि आप लोग का रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा कि उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका वैल्यू 5 न्यूटन आएगा, 10 न्यूटन आएगा, क्या आएगा। अब देखिए यहाँ से लिखा हुआ है कि डायरेक्शन यानी कि उसका जो है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के बारे में भी बताया कि जैसे अब मानिए जैसे 360 डिग्री आ गया, यानी कि अब यहाँ से रिजल्टेंट का वैल्यू का सोल्यूशन कीजिएगा तो एंगल का भी वैल्यू आएगा, तो आखिर मानिए कि एंगल का वैल्यू आएगा तो जैसे 180 डिग्री आ गया या 90 डिग्री आ गया, इसमें से मैग्नीट्यूड और क्या करेगा डायरेक्शन दोनों को इंडिकेशन करेगा। तो इसको हम लोग बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, जो कि मैं वीडियो आप लोगों को यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नॉमेरिकल एक दो करवाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को भी देखिएगा और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको भी देखिएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें से अभी मैंने थ्योरी लिखा है, लेकिन इसका जो है कि 2-3 फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को भी लिखवा देता हूं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं नॉमेरिकल करवाऊं तो आप लोग जो है कि बिल्कुल इस वीडियो को देख के रहेंगे, फॉर्मूला को लिख के रखेंगे और बिल्कुल वहां पे आसानी से अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो कि BCEC LE में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं डायरेक्टली बिल्कुल वही क्वेश्चन आप लोगों को सोल्यूशन करवाऊंगा, बिल्कुल उसी तरीके से करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो बच्चों अभी देखिए मैंने चर्चा किया था कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, तो मैथमेटिकली रूप से लिख लीजिएगा रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग। मैथमेटिकली रिजल्टेंट फोर्स को आर से डिनोट करते हैं। तो बच्चों लिखिएगा आर इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा। क्या लिखिएगा, R इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू cos थीटा। बच्चों इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो उसी तरीके से फॉर्मूला और लिखिएगा टेन अल्फा इक्वल टू होता है F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। इसको भी बच्चों आप लोग फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। ये दोनों फॉर्मूला से आपका 1 नंबर फिक्स है एलई के एग्जाम में, यानी कि 4 नंबर फिक्स है आप लोगों को इस क्वेश्चन से। तो यहां से देखेंगे क्या कि F1 क्या चीज दिया हुआ है, F2 क्या चीज है, cos थीटा क्या है, आप लोग के मन में चल रहा होगा। तो देखिएगा यहां से क्या है, लिखिएगा वेयर F1 एंड F2 forces whose resultant is required to be found out लिखेगा थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द फोर्सेस F1 एंड F2, यानी कि F1 और F2 के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। और देखिए यहां से जो हम लोग पढ़े थे अल्फा के बारे में, तो अल्फा लिखिएगा एंगल विच रिजल्टेंट फोर्स मेक्स with one of the forces
तो बच्चों जैसा कि मैंने यहाँ आप लोग को बता दिया था कि R = F1 F2 क्या होता है फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला मैंने लिखा था, सबके बारे में बता दिया, F1 क्या है, F2 क्या है, थीटा क्या है और अल्फा क्या है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें से क्या क्या और आप लोगों को प्रॉब्लम यानी क्या क्या क्वेश्चन आप लोग सोच सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को आसानी से पहले बता देता हूं आप लोग को मन में जो चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा दूर हट जाता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके बाद आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो बच्चों नोट देके लिखिएगा, if the angle alpha which the resultant force makes with other force F2, अगर मानिए यहाँ से अल्फा जो है कि अगर F2 के साथ एंगल बनाएगा तब फॉर्मूला चेंजिंग कर जाएगा बच्चों। क्या चेंजिंग करेगा तो उसको देखिएगा, तब यहाँ से हो जाएगा अल्फा = लिखिएगा F1 sin थीटा अपॉन F2 + F1 cos थीटा। बच्चों इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं इसको आप लोग का ऐसा ट्रिक दे दूंगा क्योंकि ये जो है कि फॉर्मूला आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये जो था मैंने tan अल्फा लिखाया था, एक लिखाया था F1 के लिए जहाँ पे F2 sin थीटा + F1 + F2 cos थीटा था, लेकिन यहाँ से जो ही चेंजिंग हो F2 आया तो F1 sin थीटा बटे F2 + F1 cos थीटा हो गया। ठीक है, तो देखिएगा इसमें से हम लोग क्या करते हैं, अब जो है कि नेक्स्ट जो आता है कि पॉइंट क्या क्या आता है आप लोगों के मन में चल रहा होगा, तो उस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए पॉइंट क्या मन में चल रहा होगा कि लिखिएगा केस 1। केस 1 में क्या लिखिएगा, जब कहता है कि अगर मानिए इफ अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 डिग्री के बराबर में हो जाएगा, तब लिखिएगा व्हेन द फोर्स, यानी कि जब 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा व्हेन द फोर्स, या तो कह सकते हैं कि फोर्स जो है क्या करेगा एक सेम लाइन पे एक्ट करेगा, व्हेन द फोर्स एक्ट along the same line, यानी कि क्या करेंगे कि जब कहता है कि फोर्स यानी कि क्या होना चाहिए, फोर्स जो है कि बिल्कुल एक लाइन पे यानी कि बिल्कुल सीधा लगना चाहिए। जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो बच्चों यहां से लिखेगा R बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला F1 + F2 होगा। ये कैसे हो गया इसको भी मैं प्रूफ करके आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि cos थीटा का वैल्यू यानी cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर होता है ना। सिर्फ अभी इसी चीज को ध्यान रखिए, कल मैं नॉमेरिकल बताऊंगा उसमें आप लोगों को प्रूफ करके बता दूंगा कि आखिर R = F1 + F2 आया कैसे। ठीक है, तो आगे लिखिएगा केस 2। अब देखिए लिखिएगा इफ थीटा = 90 डिग्री, क्या लिखिएगा थीटा = 90 डिग्री। अब देखिए यहां से जब 90 डिग्री होगा तब क्या हो जाएगा 90 मतलब क्या हो जाएगा व्हेन द फोर्सेस, जब फोर्स कितने डिग्री पर लगेगा बच्चों व्हेन द फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री पर जब क्या होगा फोर्स जब लगेगा तब क्या होगा, तब जाके रिजल्टेंट फोर्स यानी कि R = क्या हो जाएगा लिखिएगा √F1 का स्क्वायर + F2 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग याद कर लेंगे फॉर्मूला को। तो बच्चों मैं आप लोगों को केस 1 और केस 2 बता दिया, तो मैं केस 3 के बारे में आप लोगों को बता रहा था। केस 3 में क्या है तो लिखिएगा इफ, अब देखिए थीटा = 180 डिग्री आ जा रहा है, कितना डिग्री आ जा रहा है 180 डिग्री आ जा रहा है। तो 180 डिग्री में क्या होता है लिखिएगा व्हेन द फोर्सेस act along the same straight line but
अपोजिट डायरेक्शन, देखिए अपोजिट डायरेक्शन होता है, तब इसके केस में रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा होगा F1 माइनस F2। इस फॉर्मूला को भी आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो इसको हम लोग प्रूफ करके दिखा देंगे। तो देखिए ये हो गया। अब हम लोग केस 4 के बारे में पढ़ते हैं, और केस 4 क्या है इसको आप लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसी से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है केस 4 से। केस 4 की बात आती है क्या, केस 4 में आप लोग के मन में चल रहा होगा कि अगर जो है कि दोनों फोर्स यानी कि इफ टू फोर्सेज आर इक्वल, यानी कि बाबू रे दोनों फोर्स का अगर वैल्यू जो है कि इक्वल हो जाएगा, दैट इज कहने का मतलब F1 इक्वल टू F2। अगर सबके बराबर में F मान लो तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, यानी कि F1 भी बराबर F1 किसके बराबर, F2 के बराबर होना चाहिए, और दोनों को हम लोग मान लें कि F के बराबर में है, तब क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं R बराबर, मैंने आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाया था F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा, मैंने यही पढ़ाया था। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, सबके जगह पे चूंकि F बैठाइएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से F स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, F स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, जब दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा होगा, 2F स्क्वायर कॉस थीटा होगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जब 2 कॉस थीटा हो गया तो इसके बाद हम लोग क्या चर्चा करेंगे, देखिए यहाँ से क्या करिएगा, आप लोग लिखिएगा रूट, यहाँ देखिए दोनों में से 2 को मान आ रहा, 2 को बाहर कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कि 2F स्क्वायर कॉमन ले, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। जैसा कि आप लोग को त्रिकोणमिति में मालूम है क्या कि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से F स्क्वायर से क्या बाहर निकल जाएगा, सिर्फ F बाहर निकल जाएगा, तो F आप लोग बाहर कर लीजिएगा। नहीं तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2F स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के जगह क्या पुट कीजिएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 पुट कीजिएगा। तब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि अंडर रूट 4F स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देखिए 4 से कितना बाहर निकल जाएगा, 2F स्क्वायर से क्या बाहर निकलेगा, F निकल जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा से क्या निकलेगा बाहर, कॉस थीटा बाय 2 बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू फॉर्मूला क्या आ गया, R इक्वल टू 2F इंटू कॉस थीटा बाय 2 आ गया। ठीक है, तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैंने आप लोगों को 4 केस बताया, क्या क्या बताया था, सबसे पहले बताया था कि जब आप लोग को थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो तो उसके केस में R का वैल्यू क्या होगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। जब थीटा 90 डिग्री हो तब रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, जब 180 डिग्री हो तो क्या होगा। और अंत में मैंने ये बताया कि केस 4 में आप लोग को बताया था कि जब यानी कि फोर्स दोनों बराबर हो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होता है, यानी कि आप फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों मैं आज का वीडियो को यहीं रोकता हूं, इसलिए कि बच्चों आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि फॉर्मूला को याद करेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज का नॉमेरिकल करवाऊंगा, जो कि डायरेक्टली आप लोगों को BCEC में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए इस एग्जाम में क्या होता है कि आप लोगों को कैलकुलेटर की उपयोग करने की इजाजत नहीं होती है, इसलिए कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि उस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवा दूं। और आज आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि आप लोगों को वीडियो जो है कि लगातार यानी कि कंटिन्यू अब मिलता रहेगा, एक भी दिन एब्सेंट नहीं होगा। तो बच्चों इसी तरीके से प्यार बनाए रखेंगे और सब्सक्राइब जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो बस यहीं तक। दिल से थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।